यूरोप, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर तुर्की, इन सब का वीज़ा डन बेस पे हासिल करें और पेमेंट आफ्टर द वीज़ा, नो विन नो फीस। ये सब सुनने में जितना अच्छा और अट्रैक्टिव लगता है और सुनने वाले को ये महसूस होता है कि ये एक जेन्युइन काम है या एक लीगल तरीका है काम करने का, लेकिन इसके बरक्स, इसकी बैकग्राउंड में ये उतना ही तारीख और उतना ही ख़तरनाक मामला है कि जितना इसको इजी समझा जाता है। इस वीडियो में मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डन बेस वीज़ा असल में क्या होता है और ये इसके क्या नताइज जो है वो अखज़ हो सकते हैं। डन बेस वीज़ा को समझने से पहले ज़रूरी ये है कि आप जो दुनिया में किसी भी मुल्क में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स में, चाहे वो यूरोप है, यूएसए है, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या कोई शेंजन कोई भी कंट्री है, उनमें वीज़ा और इमिग्रेशन की कैटेगरीज जो है वो समझ लीजिए कि वो ज़्यादातर जो कॉमनली अवेलेबल है वो कैटेगरीज क्या है। सबसे पहले जो है वो विजिट वीज़ा आता है, जिसमें टूरिस्ट वीज़ा भी है और बिजनेस विजिट वीज़ा भी है। एक विजिट वीज़ा की कैटेगरी आती है, उसके बाद स्टूडेंट वीज़ा है, उसके बाद वर्क वीज़ा होता है। किसी भी कंट्री में अगर आप काम के घर से जाना चाहते हैं तो आपके पास एक वर्क वीज़ा होता है। इसके बाद बिज़नेस वीज़ा होता है कि आप जो है वो किसी भी कंट्री में अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और उस कंट्री के का आपको, चूँकि आप रेजिडेंट नहीं है तो आपको एक बिज़नेस वीज़ा चाहिए ताकि आप वहाँ पे जाके रह सकें और अपना बिज़नेस जो है वो कंटिन्यू कर सकें। ये चार जनरल वीज़ा कैटेगरीज हैं। इसके बाद जो है वो एक इमिग्रेशन कैटेगरी आती है। इमिग्रेशन कैटेगरी हर कंट्री के लिए नहीं है, सिर्फ कुछ कंट्रीज हैं जो इमिग्रेशन अलाउ करती हैं, तो वही जो है वो सिर्फ इस इमिग्रेशन कैटेगरी में फॉल करती हैं। इमिग्रेशन कैटेगरी के आगे से तीन जो है वो ब्रांचेज हैं, जिनमें से एक जो पॉइंट एंड स्कोर बेस इमिग्रेशन होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की है, कनाडा की है, इसी तरह कुछ जो है वो यूरोपियन ममालिक की होगी, तो वो पॉइंट एंड स्कोर बेस इमिग्रेशन है। दूसरी जो है वो फैमिली बेस आती है, जिसमें आपके जो है वो सिबलिंग्स हैं, आपके ब्लड फैमिली मेम्बर्स हैं, ब्लड रिलेशंस हैं, स्पाउस है, आपकी फियांसी है, आप उनकी बेस के ऊपर अपनी इमिग्रेशन जो है वो अप्लाई करते हो या सिटीजनशिप जो है वो अप्लाई करते हो। और जो लास्ट कैटेगरी है वो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है कि आप बहुत सारी कंट्रीज इस वक्त दुनिया में आपको इन्वेस्टमेंट्स की बेस पे, यानी आप उनकी कंट्री में अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करते हैं या बिजनेस इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक फिक्स अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है, उसकी बेस पे आपको इमिग्रेशन जो है वो देते हैं। तो ये जनरल ओवरव्यू है तमाम इमिग्रेशन और वीज़ा कैटेगरीज का। एक बीच में जो सिर्फ लिस्ट रह गया जाता है वो है असाइलम, कि अगर आप जो है वो किसी कंट्री में पॉलिटिकल असाइलम जो है वो सीख करते हो, आप अपनी कंट्री में सेफ नहीं हो, आपको कोई सोशल, इकोनॉमिकल या रिलीजियस जो है वो थ्रेट्स हैं, तो उसकी बेस पे आप अपना असाइलम अप्लाई करते हो। तो ये आपकी जो है कंप्लीट कैटेगरीज है। अब हम बात कर लेते हैं डन बेस वीज़ा होता क्या है। ये चार कैटेगरीज जो बेसिकली विजिट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा और बिजनेस वीज़ा, ठीक है, इन चारों कैटेगरीज में बहुत कॉमनली मुझे जो है वो देखने में, सुनने में सवाल आता है, जी हमें जो है वो डन बेस वीज़ा मिलता है, डन बेस वीज़े वाले जो है वो लीगल हैं, वो एजेंट हैं, क्योंकि वो हमसे कोई पैसे नहीं ले रहे। तो बेसिकली डन बेस वीज़ा की जो बैकग्राउंड है वो दो बुनियादों पे है, ठीक है। एक तो डन बेस वीज़ा की जो सबसे कॉमन जो प्रैक्टिस है कि जी नो इन नो फीस, हम आपसे कोई पैसे नहीं ले रहे, आप हमें सिर्फ अपना पासपोर्ट, पिक्चर्स और जो बेसिक आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो दे दें और उसकी बेस पे आपको वीज़ा लगेगा, और जब वीज़ा लग जाएगा तो आप हमें जो भी एक अमाउंट है जो डिसाइड होती है, मुख्तलिफ है, शेंजन यूरोप से लेके यूएसए कनाडा तक की, जो हमारे सुनने में, देखने में, जैसे मुझे इंक्वायरीज आती हैं तो देखने में जो सुनने में आता है कि वो 15-20 लाख से स्टार्ट होके पाकिस्तानी रुपीज़ में इट गोज़ अप टू 4 to 5 मिलियन, 40 से 50 लाख तक, 35 लाख तक जो है वो यूएसए, कनाडा के वीज़ास के लिए एजेंट्स जो है वो डिमांड करते हैं डन बेस के ऊपर, ठीक है। तो ये जो डन बेस है बेसिकली ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। डन बेस वीज़ा कोई वीज़ा कैटेगरी नहीं है और कोई दुनिया का बंदा आपको वीज़ा की गारंटी डन बेस पे नहीं दे सकता। आप ये बात को समझ लीजिए। आप सुनने में आपको अच्छा लगता है कि जब कोई ये बोलता है कि आप हमें पासपोर्ट दे दें, पैसे नहीं दीजिए, पैसे जो है वो आप हमें वीज़े के बाद देना,
तो आपको लगता है कि आपका फाइनेंशियल रिस्क इसमें कुछ नहीं है और आप अपनी जो सिर्फ अपनी मोटिवेशन और अपने ड्रीम्स को जो अचीव करने के लिए उस वीज़ा के पीछे दौड़ने लग पड़ते हैं, लेकिन आपको उसका पस मंज़र नहीं पता। उसके पस मंज़र में वो जो एजेंट है जो आपसे डन बेस पे कर रहा है, उसके पास दो प्रोसेस है। या तो वो आपको, चूंकि उसने आपसे पैसे बाद में लेने हैं, उसने आपसे कोई पैसे नहीं लिए शुरू में, तो या तो वो आपके अपने पैसे अचीव करने के लिए वो एक जुआ खेल रहा है आपके नाम पे, यानी वो आपके नाम पे सारे फेक डॉक्यूमेंट्स बना रहा है। जो भी हर वीज़े की एक अपनी रिक्वायरमेंट्स है। विजिट वीज़ा के लिए डिफरेंट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, स्टूडेंट वीज़ा के लिए अलग से डॉक्यूमेंट चाहिए, वर्क के लिए अलग है, बिजनेस के लिए अलग है, ठीक है। तो या तो वो आपके सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है आपके नाम पे फेक डॉक्यूमेंट्स या जो कॉम्प्रोमाइज डॉक्यूमेंट्स हैं वो बना रहा है और उसकी बेहाफ पे वो आपका केस अप्लाई कर रहा है। अब कोई भी आपको ये बोलता है कि जी मेरी सेटिंग है, एम्बेसी में सेटिंग है, मेरे काउंसलर जो है उसमें सेटिंग है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन है, तो ये सब बोगस बात है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर उसका अपना सगा भाई भी एम्बेसडर बैठा हो या काउंसलर, वीज़ा काउंसलर बैठा हो, तो वो भी वीज़ा नहीं इशू कर सकता जब तक उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते। तो ये या तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्रोमाइज करके बना रहा है, और जो ही उसने आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्रोमाइज करके बनाए, तो इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पे 95 to 99% चांसेस, बल्कि 99.99% चांसेस है कि वो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। बिकॉज आज के वक्त में एम्बेसी या काउंसलर बहुत इजीली आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर वो वीज़ा जब रिजेक्ट हो जाता है, तो चूंकि उस एजेंट ने सारी इन्फॉर्मेशन, जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, या जो भी एड्रेस है, वो उसने अपने फेक और डमी एड्रेसेस जो है वो बना के दिए होते हैं। तो वो जो जब रिजेक्शन होके वापस आएगा, तो उसमें आप तक तो वो इन्फॉर्मेशन पास ही नहीं होगी कि आपका रिजेक्ट किस बेस पे हुआ। बस वो आपको सिर्फ इतना बता देगा कि ये डन बेस था, नई वीज़ा लगा, थैंक यू, आप अपना पासपोर्ट ले लें। लेकिन उसके पस मंज़र में आपका रिकॉर्ड जो एम्बेसी में ख़राब हो चुका है, फेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपके ऊपर बैन लग चुका है, वो उसका आपको अंदाज़ा उस वक्त होगा जब आप दोबारा कभी फ्यूचर में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ दोबारा अप्लाई करने जाएंगे, तो आपको वीज़ा दोबारा नहीं मिलेगा, चूंकि आपका उस एम्बेसी में रिकॉर्ड जो है वो ऑलरेडी एक फेक डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जमा हो चुका है। तो खुदारा अपने इस चंद पैसों की बचत के चक्कर में और इस लाइल्मी में कि आप जो है वो अपने पैसों का नुकसान नहीं कर रहे, आप अपने मुस्तकबिल का नुकसान कर रहे हैं। और जो दूसरी वीज़ा कैटेगरीज है उस पर भी बात कर लेते हैं। जो दूसरे एजेंट कैटेगरीज हैं जिन्होंने आपसे शुरू में तो पैसे नहीं लिए, आपको यही बोला कि आप जब वीज़ा नहीं लगेगा तो आप मुझे पैसे नहीं दीजिएगा, लेकिन वो आपसे एक मुख्तसर सी फीस जो है वो एम्बेसी के नाम पे या डॉक्यूमेंटेशंस के नाम पे आपसे जो है वो, चाहे वो शुरू में डिसाइड करके आपसे ले लें या ड्यूरिंग द प्रोसेस आपको किसी भी तरीके से जो है वो अपनी बातों में घुमा के आपसे वो फीस ले लेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स की फ़ीस है, इंश्योरेंस की फ़ीस है, एम्बेसीज की फ़ीस है, या लॉयर की फ़ीस है, पेपर वर्क के डॉक्यूमेंट्स हैं, या कोरियर की फ़ीस है। तो वो आपसे वो फ़ीस ले लेंगे जो कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जितनी 5 लाख, जितना यानी हस्ब तौफीक वो आपसे निकलवा सकते हैं, वो आपसे निकलवा लेंगे। तो ये जो फीस वो आपसे ले रहे हैं, उनकी गेम वहाँ पे ख़त्म होगी। उन्होंने उसके बाद आगे कुछ नहीं किया, उनका उसमें कोई कंसर्न नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज उन्होंने वो अपनी फ़ीस ले ली है और उनके पास इससे ज़्यादा का प्रोसेस ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि होगा क्या। वो उन्होंने आपका सिर्फ जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा, ये भी बहुत कॉमनली मुझे अक्सर जो है वो आता है, जी ये हमें वीज़ा स्टैंप करके दिया है एजेंट ने और हमसे पैसे ले लिए क्योंकि वीज़ा स्टैंप हो गया, तो अब ये वीज़ा हमें वेरीफाई करवा दें। तो वो जब वीज़ा वेरिफिकेशन के लिए जाता है तो पता लगता है कि वो वीज़ा ही फेक है। तो ये एक अलग से कैटेगरी आ जाती है। अच्छा, एक और कैटेगरी भी है डन बेस की। उसमें क्या होता है, वो इन सब से थोड़े से मुख्तलिफ है, लेकिन एटलीस्ट आपको क्रेडिबिलिटी वाइज कोई नुकसान नहीं दे रहे, बट फाइनेंशियल डैमेजेस आपके बहुत हैं। वो क्या है, कोई भी वीज़ा यूएसए का हो जाए चाहे यूरोप के किसी भी कंट्री का हो जाए, इनकी जो ऑफिशियल फीस है वो चंद $100 है, या कुछ ममालिक की तो इवन 100 से भी नीचे है, ठीक है। यूएसए की जैसे $160 है। इसी तरह बहुत सारे जो यूरोपीय ममालिक हैं, जो शेंजन वीज़ाज हैं, उनकी फीसिस भी इसी तरह, मतलब चंद $100 से 100, $150, $200 से नीचे नीचे की फीसिस हैं एम्बेसी की। अब ये लोग क्या करते हैं कि एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स स्टैंडर्ड है, वो आपसे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, और वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनवा के आपको ये बोल के कि जी हमारी एम्बेसी में सेटिंग है, या हम कुछ बहुत डिफरेंट तरीके से करेंगे और हम आपको वीज़ा जो है वो दिलवाएंगे, वो आपसे एक मुख्तसर सी अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं
कि आप एक ले देंगे, जैसे 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, वो आप दे देंगे, बाकी पैसे आप हमें वीजे के बाद देना। अच्छा, अब इन्होंने सिर्फ पहले वाली जो कैटेगरी है उससे डिफरेंट ये किया कि इन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं आपके बनाए, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल बनाए, केस जमा करवा दिया। आपका केस अगर अप्रूव होना है तो वो आपके अपने डॉक्यूमेंट्स, और वो भी अगर ओरिजिनल हैं तो उनकी बेस पे अप्रूव होना है, नहीं तो नहीं अप्रूव होगा। अब आपका केस अप्रूव हो गया तो उसने बोला देखा मेरी आपकी सेटिंग थी, मैंने आपको लगवा दी, अब वो आपसे 15, 20, 25 लाख, 10 लाख जो भी एक अमाउंट है वो आपसे वो ले लेगा। यानी ये उसका एक जैकपॉट मिल गया, ये उसका एक लकी ड्रॉ लग गया, क्योंकि उसने आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे, उनकी बेस पे आपको वीजा लगा। और अगर खुदा ना खासा वीजा रिजेक्ट हो गया तो दैट्स फाइन, आप भी खुश हैं, वो भी खुश है, उसका भी कुछ नहीं गया, आपका भी कुछ नहीं गया, और आपने जो है वो अपना जो पैसे है वो भी आपके बच गए, और आपका एटलीस्ट रिकॉर्ड नहीं खराब हो। तो ये वाले जो एजेंट्स हैं इनको मैं फिर भी थोड़ा सा अप्रिशिएट जरूर करूंगा कि ये फाइनेंशियली आपको जरूर ठग रहे हैं या फाइनेंशियली आपसे जरूर बेनिफिट ले रहे हैं, बट एटलीस्ट आपकी क्रेडिबिलिटी खराब नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन एज ए एप्लीकेंट, एज एन इंडिविजुअल, मुझे इन लोगों की भी जरूरत नहीं है। बेशक मुझे आइडिया नहीं है, बट मुझे 15 लाख एक $100 या $200 की फीस के बदले में मुझे उनको, जो कि पाकिस्तानी 20,000, 25,000, 30,000 बनते हैं, और उसके बदले में मुझे उनको लाखों रुपए, मिलियंस ऑफ रुपीस जो है 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 25 लाख नहीं देने, बिकॉज जरूरत नहीं है। अगर आपके पास इतनी अमाउंट एक्स्ट्रा मौजूद है जो आप डन बेस वीजा कैटेगरीज में इन एजेंट्स को दे के जाया करने जा रहे हैं, तो खुदा रहा वो पैसे आप अपने मुल्क में लगाएं, आप वहां पे अपना कोई छोटा सा कारोबार स्टार्ट करें और वहां से अपना जरिया मुआश कमा लें। आपने क्यों इन एजेंट्स को पैसे देके जाया करने हैं? और अगर तो आपका फिर भी इस चीज का पर्पस सॉल्व नहीं होता, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे मेरे पास जो है वो क्लाइंट्स आते हैं कि नहीं जी हमने पाकिस्तान में काम नहीं करना, कि पाकिस्तान के हालात नहीं है, मुस्तकबिल नहीं है, वो खैर एक अलग सा टॉपिक है कि वो क्यों नहीं है। लेकिन अगर आपका फिर भी यह मकसद है कि आपने बाहर ही जाना है, तो खुदारा वो पैसे आप अपने वीजा पे, अपने पासपोर्ट पे खुद लगाएं और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, आप अपनी रिसर्च कीजिए और अपने एक लीगल जेन्युइन तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। उनके लिए वो एजेंट्स जो सिर्फ आपको गाइड करते हैं, कंसल्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं, आपको जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस है आपको उसमें हेल्प चाहिए। हर बंदे को नई डॉक्यूमेंट जैसे बैंक स्टेटमेंट है या ट्रैवल आइटिनरी जो है वो आपने कैसे बनानी है, आपने ट्रैवल टूरिज्म प्लान कैसे बनाना है, आपने बिजनेस इन्विटेशन कैसे लेने हैं, स्टूडेंट वीजा है तो आपने यूनिवर्सिटी के एडमिशन कैसे लेने हैं, उनके लिए कंसल्टेंट्स जो लेजिटिमेट कंसल्टेंट्स हैं आप उनसे रब्ता कीजिए। वो आप को एक मामूली अच्छा ये याद रखिएगा कि जो लेजिटिमेट कंसल्टेंट है, जो एक लीगल ऑफिशियल स्टैंडर्ड कंसल्टेंट है, वो आपसे कभी भी इस तरह की नाजायज अमाउंट नहीं डिमांड करेगा, बिकॉज वो आपको सिर्फ कंसल्टिंग और एडवाइजरी सर्विसेज दे रहा है, वो कोई आपको वीजा गारंटी नहीं दे रहा। तो जब वीजा गारंटी नहीं है तो उसके बाद वो आपसे एक मुख्तसर अमाउंट डिमांड करेगा, 50,000, 20,000, 1 लाख, डिपेंडिंग आपका केस या उसकी फीस या जैसे भी उसका एक्सपीरियंस है उस हिसाब से। और वो फीस आपसे वो पहले लेगा, वो डन बेस पे नहीं है, क्योंकि वो आपको वीजा की गारंटी नहीं दे रहा, वो आपको अपनी सर्विसेज की फीस आपसे ले रहा है। जैसे आपकी गाड़ी अगर खराब होती है तो आप किसी मैकेनिक के पास जाते हो, अब मैकेनिक ने गाड़ी खोली, देखी, आप उसके बाद आपकी गाड़ी ठीक नहीं भी अगर हुई या कोई उसका पुर्जा ऐसा था जो आपके पास अवेलेबल नहीं था या आपने उसको चेंज नहीं करवाया, मैकेनिक ने गाड़ी फिट कर दी, तो आप उसको मैकेनिक को फीस अपनी देते हो। आप डॉक्टर के पास जाते हो, ऑपरेशन करवाते हो, ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, डॉक्टर आपको फीस माफ नहीं करता। वकील के पास जाते हो, कोर्ट में केस वकील हार जाता है, वकील आपको फीस माफ नहीं करता, वो फीस आपको फिर भी देनी है। तो जो लेजिटिमेट कंसल्टेंट्स हैं वो आपसे जो फीस ले रहे हैं, आप उनको वो आपसे अपनी फीस लेंगे, बिकॉज वो आपको वीजा नहीं दे रहे। आप उनके पास जाएं, थोड़े से पैसे लगेंगे, वो आपको थोड़े से पैसे लेके एडवाइस करेंगे, गाइड करेंगे, और आप उसके बाद अपनी फाइल पे खुद काम करें, खुद तैयार करें, अपने वीजा को खुद प्रेजेंट करें। और खुदारा अपना जो रिकॉर्ड है एम्बेसीज में, चाहे वो कोई भी एम्बेसी है, उसको खराब नहीं कीजिए इन चंद एजेंट्स की वजह से, जो कि जिनको पैसे भी नहीं मिले और सिर्फ पैसों के जुए की बेस पे वो आपसे जो है वो ये पैसे ठगने के चक्कर में उन्होंने आपका रिकॉर्ड खराब कर दिया। तो प्लीज 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 डन बेस वीजा भूल जाइए। डन बेस वीजा से बड़ा फ्रॉड नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर। प्लीज, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।